गांव के बाजार में सुधांशु की पकोड़े का ठेला था। जैसे ही वो अपना ठेला खोलता, ग्राहक आ जाया करते थे। मुझे 1 प्लेट प्याज के पकोड़े। मुझे आलू के पकोड़े। सुधांशु बहुत खुश था क्योंकि उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पे हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई, 2 प्लेट प्याज के पकोड़े और 1 प्लेट आलू के पकोड़े दे दो। ये लो भाई। अरे भाई, मैं तुमसे रोज पकोड़े खरीदता हूँ, कभी तो कुछ पकोड़े ज्यादा दे दो। भाई, मैं माप से ज्यादा अपने घर वालों को भी नहीं देता। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, दे दो। सुधांशु के परिवार में उसकी पत्नी सुधा थी। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पता है, मेरी सहेली के पति ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप है जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हो। अच्छा, पिछले महीनों तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था। हाँ, याद है, वो भी सेल में से। सेल हो या ना हो, पर मैंने लाई तो थी ना। तुम जैसा कंजूस पति मैं कभी नहीं देखा। हर महीने अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो और 1 महीने तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली तो इतना बोल रहे हो। क्यों ना खरीदूं, आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। मतलबी। सुधांशु स्वभाव से मतलबी था। वो सिर्फ अपना भला सोचता था। सुधांशु की पकोड़े की दुकान अच्छी चल रही थी। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। अचानक एक दिन सुधांशु के दुकान के सामने एक और ठेला खुला। गौरव का आलू पफ का ठेला। नया ठेला देखकर ग्राहक वहाँ चले गए। अरे भैया, ये क्या है? ये शहर के मशहूर आलू पफ हैं। दीदी, आप एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। ठीक है भैया, दे दो। अभी लीजिए। गौरव ने उस औरत को आलू पफ दिया। औरत ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी है, अब से मैं रोज यही खाऊंगी। वैसे भी कौन उस कंजूस पकोड़े वाले से पकोड़े खरीदेगा? सुधांशु के कई ग्राहक पकोड़ों के बदले आलू पफ खरीदने लगे और एकाएक सुधांशु के ठेले पर रहने वाली भीड़ अब गौरव के ठेले पर आ गई थी। ये देखकर सुधांशु परेशान था। ये आलू पफ वाला नया है, कुछ दिनों में लोग इसे भुलाकर वापस पकोड़े खाने लगेंगे। सुधांशु खुद को तसल्ली दे रहा था। खैर, दिन बीते, पर गौरव के आलू पफ वाकई में अच्छे थे, इसीलिए ग्राहक अभी भी उसी के ठेले पे दिखते थे। इस आलू पफ वाले ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। पता नहीं कहाँ से आ गया। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता। सुधांशु सोचने लगा कि कैसे वो गौरव को अपने रास्ते से हटाएगा। गौरव बहुत खुश था। आते ही उसका व्यापार चल पड़ा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मुसीबत हल कर दी। गौरव स्वभाव से भी बहुत भोला और दयालु था। जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता, वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था। गौरव की सारी हरकतें सुधांशु गौर से देख रहा था। ये तो बहुत ही भोला है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर पहले मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। और फिर इसी सोच से सुधांशु ने गौरव से बातें करना शुरू कर दिया। अरे भैया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है, आप बताइए। सुना है आपके आलू पफ बहुत ही स्वादिष्ट हैं, कभी हमें भी खिलाइए। अरे अभी लीजिए। गौरव ने सुधांशु को आलू पफ दिया। सुधांशु ने वो चखा। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, एकदम नया आइटम है, खाकर मजा आ गया। आपको अच्छा लगा ना? यही काफी है। ये आइटम तो आपको बड़ी दुकान खोलकर बनाना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है। वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं, जिसमें 2 काउंटर होंगे। तुम आलू पफ बेचना और मैं अपने पकौड़े, मतलब पार्टनरशिप। हाँ वही, मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है। वाह, ये तो अच्छा होगा, बड़े बाजार में अच्छी बिक्री भी होगी। हाँ वो तो है, मैं तो कब से किसी को ढूंढ रहा था जो आधे पैसे भरे और मेरा पार्टनर बन जाए। बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है?
यही कोई 6 लाख? मेरे पास 3 है और 3 की जरूरत है। ठीक है, मैं देता हूँ, आपको कल बताता हूँ। ठीक है भैया। सुधांशु गौरव को अपने जाल में फंसा रहा था। गौरव घर गया और वहाँ उसने ये सब अपनी पत्नी लता को बताया। ये तो बहुत अच्छा है। मेरे पास 1.5 लाख तो हैं, पर बाकी के 1.5 लाख कहाँ से करूँ? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और फिर जब आपके पास पैसे आ जाए तो छुड़वा लेना। ठीक है, यही सही रहेगा। गौरव ने लता के सारे गहने गिरवी रख दिए और बैंक से अपने बचत किए हुए पैसे भी निकाल लिए। भैया, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, तो तुम चलो, कल हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं। ठीक है भैया। गौरव और सुधांशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिए और फिर मालिक ने सुधांशु को दुकान की चाबी दे दी। आखिर हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ, अब एक काम करो, तुम अपने ठेले पे जाओ, मैं यहाँ मरम्मत और 2 काउंटर लगवाने का काम संभालता हूँ। कम से कम उसी बीच में तुम कुछ तो कमा लोगे। ठीक है भैया। गौरव अपने ठेले पर पहुँचा और आलू पफ बेचने लगा। कुछ दिन बीत गए। सुधांशु का पकोड़े का ठेला बंद ही था। एक हफ्ते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधांशु पहले से वहाँ पकोड़े बेच रहा था और दुकान में बस एक ही काउंटर है। अरे भैया, काउंटर तो मस्त है, लेकिन मेरा काउंटर कहाँ है? कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? ये दुकान मेरी है, यहाँ बस एक ही काउंटर रहेगा। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। गौरव की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई थी। गौरव रोते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता। गौरव का रोना सुनकर वृक्ष देवी उसके सामने आई। गौरव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो एक अच्छे इंसान हो। तुमने कई लोगों की मदद की है और वही अच्छाई आज तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? इस पेड़ के ताने में हाथ डालो, जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा है। ठीक है। गौरव ने पेड़ के तने में हाथ डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के लगे। गौरव ने मुट्ठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सोने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रहे, अच्छे काम करना मत भूलना। मैं हमेशा लोगों का भला करते रहूंगा। गौरव ने लता के गहने छुड़वा लिए, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरीद ली। आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब मिल गया। वहाँ दूसरी ओर सुधांशु की बुराई की वजह से उसका व्यापार डूब गया। उसे दुकान बेचनी पड़ी और वो वापस रोड पर आ गया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अशोक खेतों में मजदूरी का काम करता था। वो एक अनाथ था, उसका कोई नहीं था। रोज रास्ते में उसे एक आम का बगीचा दिखा करता था। अशोक रोज ताजे ताजे रसीले आमों को देखा करता था। उसका बड़ा मन होता था कि वो आम खा सके, पर उस बगीचे में एक मोटा सेठ हमेशा चिल्ला रहा होता है। अरे निकम्मो, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम करो। उस सेठ की आवाज सुनकर अशोक चुपचाप अपने रास्ते चला जाया करता था। एक शाम की बात है, अशोक खेत से लौट ही रहा था तो उसका ध्यान आम के बगीचे पर गया। क्या बात है, आज कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है आज सेठ कहीं बाहर गया होगा। अशोक बगीचे में झांकने लगा तो उसका ध्यान एक आम पर पड़ा जो बगीचे के बाध पे लटक रहा था। वाह, लगता है वो आम पेड़ से गिरकर बाड़ पर लटका है, मैं निकाल लेता हूँ। अशोक बाध पर चढ़ने लगा और नीचे कूद गया। उसने आम निकाल लिया
अरे चोर, मेरे बगीचे से आम चुरा रहा है। वो सेठ चीखता हुआ उसके पीछे आया। मैंने चोरी नहीं की है सेठ जी। अच्छा, सारे आम झूठ बोल रहे हैं। नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की है। ये आम बाड़ पर लटका था, मैंने तो बस इसे बाढ़ से उठाया। ये आम है तो मेरे ही बाग का ना, तूने बिना इसके पैसे दिए इसे उठाया। ये चोरी ही तो हुई। चाहूँ तो अभी पुलिस बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा सकता हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप ये आम रख लीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से। आइंदा मेरे बगीचे के आसपास भी नहीं दिखना। पैसे वैसे तो होते नहीं हैं और चले आते हैं मुफ्त के आम खाने। अशोक उस बगीचे से आगे बढ़ गया। वो अपने गांव की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत आम की टोकरी के पास खड़ी थी। अरे बेटा, जरा इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद कर दो। अशोक बूढ़ी औरत के पास गया। अरे अम्मा, ये तो बहुत भारी लग रहा है, क्या आप अकेले उसे उठा पाएंगी? हाँ बेटा, अब पेट के लिए इतना तो करना ही होगा। अम्मा, आज आपकी ये टोकरी मैं उठाऊंगा, आप चलिए। मेरी वजह से तुम क्यों कष्ट उठाओगे बेटा? अरे अम्मा, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, मुझे उठाने दीजिए। अशोक ने वो टोकरी उठा ली और चलते चलते अम्मा से बातें करने लगा। अम्मा, टोकरी भरी हुई है, क्या आज ज्यादा बिक्री नहीं हुई? नहीं बेटा, आज ग्राहक तो आए थे, पर वो इतना मोल भाव कर रहे थे कि मेरा मुद्दल भी ना निकाले। जिंदगी बहुत कठिन है और अगर भरी हुई टोकरी घर ले जानी पड़े तो और भी दुख होता है। मैं समझता हूँ। चलते चलते वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँचे। अशोक ने टोकरी नीचे रख दी। ताजे रसीले आम ले लो, आम, ताजे मीठे आम ले लो। अशोक की आवाज सुन कुछ ग्राहक उसके ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अम्मा से आम खरीदे और उन्हें पैसे दिए। लगभग आधे आम बिक गए और अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद अशोक ने टोकरी वापस सिर पर उठा ली और अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा। अशोक ने वो टोकरी अम्मा के घर में रख दी। अम्मा, कल से मैं रोज आपकी मदद करने आऊंगा। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी मत लो। अम्मा, आप मेरी माँ की तरह हो, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। उस बूढ़ी औरत के आँख से आंसू आ गए। एक तू है जो बिना किसी रिश्ते के मेरी मदद कर रहा है और एक मेरा बेटा है जो अपनी बूढ़ी माँ को बोझ समझकर अपना रिश्ता तोड़ चुका है। अम्मा, आज से आप मुझे ही अपना बेटा समझिए, मैं हूँ ना। ठीक है बेटा। अशोक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि अम्मा ने उसे रोका। अरे बेटा, अम्मा ने उसके हाथ में 2 आम रख दिए। आज बहुत मेहनत की है तूने, आराम से खा लेना। इन आमों को खाकर मैं इनके बीज से पेड़ उगाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अशोक आम लेकर अपने घर के लिए निकल गया। अशोक ने बड़े चाव से वो आम खाए। कभी न कभी मैं अपने खुद के पेड़ के आम खाऊंगा। और फिर अशोक ने वो बीज अपने घर के पीछे आंगन में बो दी। अगली सुबह अशोक उठा और जैसे ही वो अपने घर के पीछे गया तो वहाँ आम का एक विशाल पेड़ देखकर वो दंग रह गया। अरे बाप रे, कल ही तो मैंने आम के बीज बोए थे, एक रात में पेड़ कहाँ से आ गया? अशोक पेड़ के पास गया और उसने कुछ आम तोड़ लिए। वो जैसे ही आम तोड़ता उसकी जगह पर दूसरा आम उग जाता। देखते ही देखते अशोक की टोकरी भर गई। ये आम के पेड़ में जरूर कोई जादू है, मुझे अम्मा से पता लगाना होगा। अशोक अम्मा के घर गया। अम्मा, कल मैंने जमीन में आम का एक बीज बोया, आज वहाँ विशाल पेड़ उग गया है। एक रात में पेड़, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी हैरान हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अशोक ने अम्मा को वो पेड़ दिखाया। अरे बाप रे, ये तो जादू ही है। इस पेड़ में और भी जादू है। क्या? आप इसका आम तोड़कर देखिए। अम्मा ने पास पड़ी लकड़ी की मदद से एक आम तोड़ा और तुरंत वहाँ दूसरा आम आ गया। हे भगवान,
बेटा, ये तेरी अच्छाई का फल है कि भगवान ने तुझे ये जादुई आम का पेड़ दिया है। तेरी सारी परेशानियों का समाधान है ये। बस मेरी नहीं, हमारी, आपकी वजह से मुझे ये पेड़ मिला है। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी माँ बनकर? हाँ। अशोक को माँ मिल गई और अम्मा को बेटा। वो लोग सस्ते दाम में अच्छे और रसीले आम बेच रहे थे। इसलिए फिर अम्मा और अशोक ने बाजार में आमों की एक बड़ी दुकान लगाई। वो लोग सस्ते दाम में अच्छे और रसीले आम बेच रहे थे, इसलिए उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वहाँ दूसरी ओर सेठ के बगीचे के आम कोई खरीद ही नहीं रहा था। अरे मन्नू भाई, इस बार अपने आम का ऑर्डर नहीं डाला, क्या बात है? मैंने तो पहले ही आम खरीद लिए हैं अशोक से। उसके आम ताजे, रसीले और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसके दाम भी कम है। पर मन्नू भाई, मुझे माफ कीजिए सेठ जी, मैं तो अपना मुनाफा ही देखूंगा। सेठ ने जिस अशोक को एक आम के लिए इतना डांटा था, आज वही गरीब अशोक आम का व्यापारी बन चुका था। देखते ही देखते अशोक अमीर बन गया। उसने बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद ली। अम्मा और अशोक एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और ये सब जादुई पेड़ के जादुई आम की वजह से हुआ था। जादुई आम ने अशोक को गरीब से अमीर बना दिया। श्रीधर एक नारियल पानी वाला था। वो गली गली घूमकर नारियल पानी बेचा करता था। नारियल पानी, नारियल पानी। नारियल पानी बेचकर उसे जो मुनाफा होता, उसे वो 2 हिस्सों में बांट देता। घर लौटकर वो सारे पैसे अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया करता था। ये घर खर्च के लिए और ये कार्तिक की कॉलेज के लिए। अच्छा बात है, मैं ये कॉलेज के पैसे अलग रख देती हूँ। ठीक है। और मीना ने वो पैसे गुल्लक में डाल दिए। अच्छा, अब आपका बुखार कैसा है? कल रात को आपका शरीर तप रहा था। बुखार गायब हो गया। देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है। अगले महीने शिवा के कॉलेज का एडमिशन होगा। उससे पहले मुझे और पैसे जमा करने हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन आप अपना ख्याल रखना, आजकल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। तुम भी ना मीरा, अब मेरी उम्र हो गई है, तबीयत नरम गरम तो होती ही रहेगी। हाँ वो तो है, पर बढ़ती उम्र के साथ इंसान को अपनी तबीयत पर खास ख्याल रखना चाहिए। तुम हो ना मेरी तबीयत का ख्याल रखने के लिए। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। तभी कार्तिक घर लौटा। आ गया बेटा, कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा पापा, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, हंसते खेलते पढ़ाते हैं। आज बहुत मजा आया पढ़ाई करने में। यूं ही मन लगा के पढ़ाई कर और एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन। बिल्कुल पापा। वैसे भी आप उसकी पढ़ाई के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसकी तरक्की होना तो तय है। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। मीना और श्रीधर अपने बेटे शिवा को दुआएं दे रहे थे और आशा कर रहे थे कि उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। पर उन्हें कहाँ पता था कि उनकी सुखी जिंदगी में दुखों का आगमन हो चुका है। रात को सोते सोते श्रीधर अचानक जोर जोर से खांसने लगा। उसकी खांसी से मीना और शिवा भी उठ गए। श्रीधर इतना खांस रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। माँ, हमारे पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ हाँ। शिवा ऑटो ले आया और मीना और शिवा श्रीधर को ऑटो से अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने श्रीधर की जांच की, श्रीधर को एक इंजेक्शन दिया और वो आराम से सो गया। क्या हुआ है पापा को? अभी कुछ नहीं बोल सकते, मैंने कुछ टेस्ट लिखा है। कल सुबह ये सब करवाने के बाद ही बता सकता हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। ठीक है। शिवा और मीना इसी बात से खुश थे कि श्रीधर फिलहाल ठीक था। उसकी खांसी रुक चुकी थी और वो आराम से सो रहा था।
अगली सुबह डॉक्टर ने श्रीधर के कुछ टेस्ट लिए, उसके गले की कुछ जांच की और फिर डॉक्टर ने शिवा और मीना को अपने केबिन में बुलाया। आपके पति को थ्रोट कैंसर है। पर कैसे? वो तो पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते। कैसे ये तो मुझे नहीं पता, पर ये कंफर्म है कि उन्हें गले का कैंसर है। अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? जल्द से जल्द उनकी दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए और कुछ दिनों के लिए अगर वो घर पे आराम करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्या अब हम पापा को घर ले जा सकते हैं? हाँ, हमारी सारी जांच पूरी हो चुकी है। ठीक है। शिवा और मीना श्रीधर को घर ले आए। श्रीधर ये सोच सोच के परेशान था कि उसकी दवाइयों का खर्चा कहाँ से निकलेगा। पापा, कुछ दिनों के लिए मैं नारियल पानी बेचता हूँ, पर तेरी पढ़ाई? आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं पढ़ाई और ठेला दोनों संभाल लूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक है। अगले दिन शिवा रोड पर नारियल पानी की हाथ गाड़ी लेकर निकला। नारियल पानी, नारियल पानी। कुछ लोग शिवा से नारियल पानी खरीदने लगे। शिवा नारियल पानी का ठेला लेकर 5 स्टार होटल के बाहर पहुंचा। नारियल पानी, नारियल पानी। होटल का एक वेटर वहाँ था। भाई, 10 मलाई वाला नारियल दे दो, किसी को भी खोलना मत। ठीक है। शिवा ने उस वेटर को 10 मलाई वाले नारियल दिए और पैसे ले लिए। शिवा खुश था कि एक साथ 10 नारियल बिक गए। अगले दिन भी शिवा नारियल बेचते बेचते 5 स्टार होटल के बाहर आया और उसके आवाज लगाते ही वेटर आ गया। आज 20 मलाई वाले नारियल चाहिए। अच्छी बात है। शिवा ने एक बोरी में 20 मलाई वाले नारियल भर के दे दिए और अपने पैसे ले लिए। ये सिलसिला कई और दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन शिवा ने वेटर को पूछा, भाई, इन मलाई वाले नारियलों का तुम करते क्या हो? कोकोनट शेक बनाकर बेचता हूँ। हमारे कस्टमर में बहुत डिमांड है कोकोनट शेक की। अच्छी बात है। शाम के समय शिवा घर लौटा और अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त के पास मोबाइल फोन था। अरे यार, मेरी एक मदद करोगे क्या? बोलना यार। ये कोकोनट शेक क्या होता है, ये सर्च करके बताना। ठीक है। उसके दोस्त ने कोकोनट शेक का एक वीडियो प्ले किया। शिवा ने वो वीडियो देखा। उसे समझ में आ गया कि कोकोनट शेक बनता कैसे है। फिर शिवा ने अपने दोस्त का शुक्रिया किया और अपने घर लौट गया। पापा, मैं नारियल के बदले नारियल का शेक बनाकर बेचना चाहता हूँ। क्या मतलब? शिवा ने श्रीधर को बताया कि कोकोनट शेक कैसे बनता है। पापा, ये बहुत आसान है और बहुत अच्छे दामों पे बिकता है। हमें एक नारियल के 30 रुपए मिलते हैं, पर एक कोकोनट शेक का 100 रुपए मिलेगा। क्या तू ये बेच पाएगा? कोशिश तो कर सकता हूँ ना? ठीक है, मैं सुबह कॉलेज जाऊंगा और शाम में कोकोनट शेक बेचूंगा। इससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ दिनों बाद श्रीधर की तबीयत बेहतर हो गई। वो नारियल पानी बेचने निकला और शिवा कॉलेज चला गया। शाम को कॉलेज से लौटकर शिवा ने अपना कोकोनट शेक का बिजनेस लगाया। ये तुम क्या बेच रहे हो? कोकोनट शेक। वो क्या होता है? मलाई वाले नारियल का शेक, हेल्दी एंड टेस्टी। ठीक है, एक दे दो। शिवा ने उस आदमी को एक नारियल शेक बनाकर दिया। अच्छा है। उस आदमी के बाद बस एक ही कस्टमर शिवा के ठेले पर आया। इतने घंटों में बस 2 कोकोनट शेक बिके हैं। मुझे कुछ और करना चाहिए। शिवा मायूस होकर घर लौटा। वो सोच रहा था कि वो और क्या कर सकता था। पापा, कुछ तो और करना होगा, पर क्या, जिससे लोग आकर्षित हों। तूने नींबू पानी वाले को देखा है? ग्लास को जोर जोर से हिलाते और उड़ाते हैं और करतब करते हैं ताकि लोगों का ध्यान उन पर जाए। हाँ, तू भी कर सकता है ऐसे ट्राई। और फिर
शिवा सोचने लगा कि वो अपने कोकोनट शेक के साथ क्या कर सकता है और फाइनली उसे आइडिया मिल ही गया। अगली शाम को जब शिवा ने अपने कोकोनट शेक का ठेला खोला तो उसने लोगों को आकर्षित करने के लिए नारियल को उड़ाया और फिर मलाई से नारियल शेक निकालकर उसमें दूर से क्रीम डालने लगा। क्रीम की एक धारा बनने लगी जिसे देखकर आसपास के लोग दंग रह गए। मुझे एक कोकोनट शेक, मुझे भी दो। और उसके करतब को देखने के लिए लोग उससे कोकोनट शेक खरीदने लगे। 2 घंटे में ही शिवा के सारे नारियल खत्म हो गए और उसने अच्छी खासी आमदनी कर ली। वो खुशी खुशी घर लौटा और उसने ये खुशखबरी अपने माँ पापा को बताई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आपका इलाज भी अच्छे से होगा पापा। भगवान करे तो कामयाब हो। जल्द ही शिवा मशहूर हो गया। शिवा के स्पेशल कोकोनट शेक को पीने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब शिवा के परिवार को पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। श्रीधर का अच्छे से इलाज हो रहा था, घर में सारी सुख सुविधाएं थी और शिवा कॉलेज भी जा रहा था। और ये सब शिवा के स्पेशल कोकोनट शेक की बदौलत। एक छोटे से आइडिया ने शिवा के परिवार की जिंदगी बदल दी।